वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के इस क्लास में हम लोग एक दूसरे टाइप का रिले पढ़ेंगे, इंडक्शन डिस्क टाइप रिले। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिले है वो यही है, इंडक्शन डिस्क टाइप रिले। ये ओवर करेंट, ओवर वोल्टेज, मतलब इसके कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग के कारण इसका नाम पड़ा है इंडक्शन डिस्क टाइप रिले। ठीक है, ओवर करंट में भी यूज कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज में भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट माइक्रो प्रोसेसर टाइप रिलेज आने से पहले दिस वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वन, है ना। और ये रिले सिर्फ और सिर्फ लेकिन एसी के लिए अप्लाई हो सकता है। मतलब अगर आप चाहेंगे कि एचवीडीसी सिस्टम में एचवीडीसी के ब्रेकर के लिए अगर हम इस रिले को यूज करें तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ एसी सप्लाई। एसी सप्लाई, एसी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ही लिए हम इस रिले को यूज कर सकते हैं। अभी भी जो पुराने ग्रिड्स हैं या जहां पे अभी माइक्रो प्रोसेसर रिले नहीं आए हैं वहां पर आपको इसी टाइप का रिले मिल जाएगा। इसके भी कई टाइप हैं, सेडेड पोल टाइप, वाट आवर टाइप, इंडक्शन कप टाइप, लेकिन उसमें जो सबसे पॉपुलर है सेडेड पोल टाइप, वो हम लोग देखेंगे। तो इंडक्शन डिस्क टाइप रिले को समझने से पहले कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसकी वर्किंग कैसी है, उसको समझने से पहले ये जरूरी है कि आप उसका प्रिंसिपल समझें, है ना, कि किस प्रिंसिपल पे ये रिले वर्क करता है। इंडक्शन डिस्क टाइप रिले वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये आपको आगे जब मशीन में हम लोग स्पेशल मशीन्स में पढ़ेंगे, सेडेड पोल मोटर, तो वहां पर भी आपको ये कंसेप्ट हेल्प करेगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर एक मेटल प्लेट है जो कि मूव करने के लिए फ्री है, कोई भी मेटल प्लेट जो कि मूव कर सकता है ना, जैसे आपने जैसे कि मेरा ये कहना है, जैसे कि ये एक आप देख रहे हैं स्पिंडल, ये इसमें गया फिर ये नीचे से निकल गया। अब ये जो आप देख रहे हैं मेटल प्लेट, ये मूव कर सकता है इसमें, है ना, यहाँ पे ये मूव कर सकता है। ठीक है, इट कैन मूव, ये मूव कर सकता है। जिस तरह से कोई ऐसे साफ्ट है और इसके बीच में यहाँ पर कोई चक्रघिन्नी टाइप का लगा हुआ है, ऐसे मारेंगे वो मूव कर सकता है। ठीक है, इट कैन मूव, मतलब इस पे अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स लगे तो स्पिंडल वैसे ही रहेगा, स्पिंडल विल नॉट मूव बट दिस डिस्क विल मूव। ये डिस्क मूव करेगा अगर इस पे कोई फोर्स लगता है तो। जैसे मोटर में होता है, साफ्ट होता है, मोटर में तो खैर साफ्ट भी मूव करता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर एक डिस्क है, इस पे अगर एक फोर्स लगेगा तो ये मूव करेगा। ठीक है, किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जो स्पिंडल है वो बिल्कुल टाइटली अगर पकड़े हुए है डिस्क को, तो डिस्क के साथ स्पिंडल भी मूव कर सकता है। ठीक है ना, इट कैन ऑल्सो मूव। बात ये है कि इसको हम मूव कराना चाहते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। कुछ इलेक्ट्रिकल फेनोमेना से हम इसको मूव कराना चाहते हैं। तो इंडक्शन डिस्क टाइप रिले जो है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर कोई मेटल डिस्क है विच इज फ्री टू मूव, जो कि मूव कर सकता है, कोई मेटल डिस्क है जो कि अगर मूव कर सकता है तो हम उसको मूव करा सकते हैं अगर उस मेटल डिस्क पर दो फ्लक्स आए विच आर डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल। ठीक है, अगर इस मेटल डिस्क पे हम दो फ्लक्स भेजें, है ना, इस पे दो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है और दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ एंगल से डिस्प्लेस्ड है, तो ये मेटल डिस्क मूव कर जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो किसी तरह से आप इस पे दो फ्लक्स लाइए, दो अल्टरनेटिंग फ्लक्स लाइए, तो ये जो है ना मूव करने लगेगा। कैसे, तो हम लोग देखेंगे, बट बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर आप किसी भी मेटल प्लेट पे दो डिफरेंट फ्लक्स अगर इस पे आ रहा है विच आर नॉट इन फेज में नहीं होना चाहिए, कुछ भी एंगल से अगर डिस्प्लेस्ड होगा तो फोर्स लगेगा, और 0 से 90 के बीच में वो एंगल जितना क्लोज टू 90 होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा वो मूव करेगा। एक बात। दूसरी बात, वो फोर्स कांस्टेंट भी होता है,
फ्लक्स साइनोसॉइडल है, फ्लक्स इज साइनोसॉइडल, है ना, फ्लक्स साइनोसॉइडल है, लेकिन जो फोर्स लगेगा डिस्क पे वो कांस्टेंट होगा, कॉन्स्टेंटली मूव करेगा उसको लगातार। टाइम के साथ ऐसा नहीं कि करंट साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है तो फोर्स भी साइनोसॉइडल है, ऐसा नहीं, फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई? आप इसको प्रैक्टिकली कभी चाहे तो कर सकते हैं कि कोई डिस्क पे अगर आप दो तरह का फ्लक्स अगर डालें जो कि कुछ एंगल से डिस्प्लेस्ड है, तो फिर वो मेटल मूव करेगा, एक कांस्टेंट टॉर्क से मूव करने लगेगा। कैसे? दैट वी हैव टू सी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये होता है, और इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करेंगे अपने इंडक्शन डिस्क टाइप रिले में, सेडेड पोल रिले में। तो आइए देखते हैं कि ये आखिर होता कैसे। सपोज ये हमारे पास एक डिस्क है और इस पे हम दो फ्लक्स अप्लाई कर रहे हैं, φ1 और φ2, और φ1 फ्लक्स अगर है φ1 m sin ओमेगा टी, तो φ2 फ्लक्स है φ2 m sin ओमेगा टी प्लस थीटा। मतलब अगर हम इसको एक फेजर डायग्राम से दिखाएं, तो अगर ये आपका φ1 है तो आपका कुछ एंगल से ये क्या है आपका φ2, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, सही है। अब क्या होगा, एक एक सेपरेटली अगर हम देखें तो जो φ1 है वो एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, ठीक है, और वो जब इस मेटल प्लेट से क्रॉस करेगा तो इस मेटल प्लेट में कुछ ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ठीक है ना, क्योंकि बाय फैराडेज फर्स्ट लॉ, if a conductor is under varying flux, time varying flux अगर किसी मेटल से पास करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना, और उसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होगा, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये होता है। तो यानी कि ये जो फ्लक्स है ये इसमें इस मेटल में एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व अगर करें तो E1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एन ओमेगा φ1m कॉस ओमेगा टी। E1 क्या हो जाएगा, माइनस एन, अगर हम φ1 का करें तो माइनस एन ओमेगा φ1m कॉस ओमेगा टी। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एन, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, ये एम्पलीट्यूड है, एन ओमेगा फाई, ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो एन ओमेगा φ1m माइनस कॉस ओमेगा टी, और माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 270 टी, ऐसा लिख सकते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री, या साइन ओमेगा टी माइनस 90 भी लिख सकते हैं, प्लस 270 भी लिख सकते हैं। यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि φ1 के कारण जो इस प्लेट में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसका एंगल कैसा होगा, साइन ओमेगा टी प्लस 270, मतलब यहां से 90 180, ये दिस विल बी E1 कुछ ऐसा होगा, फ्लक्स से 90 डिग्री लैगिंग। ये आप लोग ट्रांसफॉर्मर में भी देखे होंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है, तो ये है E1 विच इज लैगिंग फ्रॉम φ1 बाय 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स के फेजर से 90 डिग्री से लैग करेगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये इस मेटल प्लेट में एक एडी करंट भी डेवलप करेगा, क्यों, क्योंकि ये मेटल प्लेट तो पूरा सॉर्टेड ही है ना, पूरा का पूरा अल्युमिनियम, मान लीजिए अल्युमिनियम का डिस्क है, तो ये तो पूरा का पूरा सॉर्टेड है ना, तो ये जो फ्लक्स आया इसने ईएमएफ इंड्यूस किया, और उसके साथ साथ इसमें एक सर्कुलेटिंग एडी करंट भी डेवलप करेगा। ईएमएफ इंड्यूस है, पाथ ही सॉर्टेड, एडी करंट डेवलप हो जाएगा, भंवर धारा। अब लेंज़ लॉ ये कहता है कि एडी करंट जो इंड्यूस होगा उसका जो डायरेक्शन होगा, एडी करंट जो इंड्यूस होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि वो इस फ्लक्स का अपोज करेगा। लेंज़ लॉ, इफेक्ट अपोजेस कॉज, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा ताकि अपने कॉज का, मतलब इस फ्लक्स का अपोज करेगा। तो फ्लक्स तो नीचे है,
तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि इसको अपोज करे, है ना। करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो इसके डायरेक्शन के अपोजिट हो। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा आप देख के समझिए, कुछ इस तरह का, है ना, जो कि हम यहां पे दिखाएंगे अभी, कुछ इस तरह का, है ना। ये पूरा चारों तरफ होगा इस तरह से, ठीक है। ये इसको हम नाम दे सकते हैं I1। तो ये जो φ1 के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उसके कारण एक करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ताकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो φ1 के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फेजर डायग्राम में हम चाहे तो इसको दिखा सकते हैं। अगर हम इस मेटल प्लेट को प्योरली रेजिस्टिव माने तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो बोथ विल बी इन सेम फेज। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है I1, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा, अब जरा समझिए, देखिए सेकंड पॉइंट, फराडे का दूसरा नियम कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। अब यहां पर तो करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या इस प्लेट पे फोर्स लग जाएगा? करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। करंट तो अभी हम एक ही दिखाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो दो है। तो हो सकता है कि I1 φ1 के साथ लिंक करके एक फोर्स लगा ले, या हो सकता है I1 φ2 के साथ लिंक करके एक फोर्स लगा ले। समझ रहे बात? करंट और फ्लक्स दोनों का इंटरेक्शन अगर होगा तो फोर्स लगेगा, फैराडेज लॉ, ठीक है। तो यहां पर तो एक्चुअली में 4 पॉसिबिलिटी है। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब ये हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में, पहले φ2 को देख लेते हैं। φ2, जिस तरह से φ1 एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, उसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक करंट फ्लो होगा। सिमिलरली φ2 भी एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, इसके कारण भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसके कारण भी एक करंट फ्लो होगा, और करंट का डायरेक्शन भी वही होगा जो इसका है, क्योंकि इसका भी करंट चाहेगा φ2 को अपोज करना, है ना, तो इसका भी होगा। E2 भी इसी तरह से होगा, ठीक है। ग्राफ में अगर हम दिखाना चाहें तो E1 जो है वो φ1 से, E1 किसके कारण है? φ1 के कारण, इसलिए φ1 से 90 डिग्री लैग कर रहा है। अब E2 जो होगा वो किससे लैग करेगा 90 डिग्री? φ2 से, यानी ये कुछ इस तरह से, दिस इज E2 एंड सिमिलरली I2, करेक्ट ना, ठीक है। और डायरेक्शन की जहां तक बात है तो डायरेक्शन यही होगा, दिस इज विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, होल ओवर द मेटल सरफेस, ठीक है, दिस इज I2। तो यहां पे सीन क्या है कि φ1 एक फ्लक्स है अल्टरनेटिंग, उसके कारण एक करंट फ्लो कर रहा है इसमें I1। φ2 एक फ्लक्स है अल्टरनेटिंग, उसके कारण एक करंट फ्लो कर रहा है I2। 2 फ्लक्स 2 करंट। अब आते हैं फैराडे का जो सेकंड लॉ है उस पर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। यहां पे फोर्स लगने के लिए I1 φ1 से इंटरेक्शन करके फोर्स लगा सकता है, और I1 φ2 से इंटरेक्शन करके भी फोर्स लगा सकता है। I2 φ1 से इंटरेक्शन करके भी फोर्स लगा सकता है, और I2 φ2 के साथ इंटरेक्शन करके भी फोर्स लगा सकता है। लेकिन चेक करते हैं, क्या I1 φ1 से इंटरेक्शन करा के फोर्स लगा सकता है? देखते हैं, देखिए φ1 के चारों तरफ ये I1 है ना, तो इसका 2 डायरेक्शन है ना, एक ये इधर का डायरेक्शन है और दूसरा इधर का डायरेक्शन है, ठीक है। फोर्स के डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये करंट, ये फील्ड, ये फोर्स। अगर हम φ1 और I1 के बीच के फोर्स का इंटरेक्शन देखना चाहें कि φ1 और I1 के इंटरेक्शन से फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लेट्स सी। देखिए φ1 नीचे है, CFT, φ1 नीचे। अब अगर हम देखिए I1 करंट है, इधर से जाके इधर आ रहा है ना, इसका डायरेक्शन अगर डिस्क आपके सामने है ना,
तो मतलब I1 पीछे जा रहा है, इधर से पीछे जा रहा है, इधर से आगे आ रहा है, और फाई नीचे है, ठीक है। तो अगर हम इधर का जो करंट है, क्योंकि फोर्स को निकालने के लिए हमें करंट का डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, है ना। I1 जो φ1 के चारों तरफ है, दो डायरेक्शन है, एक यह इस तरफ से पीछे जा रहा है और इस तरफ से आगे आ रहा है। तो दोनों के कारण जो फोर्स होगा रिजल्टेंट, वो हमको देखना है। तो पहले अगर हम इधर जाते हुए, अंदर जाते हुए I1 के कारण देखें, तो C, ये देखिए, ये फील्ड नीचे, करंट पीछे, तो फोर्स इधर, यानी इस डायरेक्शन के लिए फोर्स इधर है, ठीक है, और इस डायरेक्शन के लिए फोर्स इधर है। समझ में आ रही बात? जो करंट इसमें अंदर जा रहा है उसके कारण फोर्स इधर है, और जो करंट इधर से आ रहा है, बाहर निकल रहा है, उसके कारण फोर्स इधर है। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो एक चीज आप लोग बुक में पढ़ेंगे या आप कहीं भी अगर देखेंगे तो उसमें यह बताया जाता है कि जिस फ्लक्स के कारण करंट डेवलप हो रहा है ना, जिस फ्लक्स के कारण करंट डेवलप हो रहा है, उन दोनों की इंटरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लगता है। मतलब I1 किसके कारण हो रहा है? φ1 के कारण। तो φ1 और I1 के इंटरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके पीछे क्या कारण है वो हम आपको बता रहे हैं कि चूंकि इसका दो डायरेक्शन है ना, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, तो इस अंदर वाले डायरेक्शन के लिए फोर्स होगा इधर, और बाहर निकलने वाले डायरेक्शन के लिए फोर्स होगा उधर। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा φ1 और I1 के इंटरेक्शन से, वो हो जाएगा 0। इसलिए φ1 और I1 के इंटरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली φ2 और I2 के इंटरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स किससे लगेगा? फोर्स लगेगा I1 और φ2 के इंटरेक्शन से, और I2 और φ1 के इंटरेक्शन से। कैसे? देखिए, φ2 और I1, तो I1 का जो कंपोनेंट φ2 के क्लोज जा रहा है वो कैसा है? अंदर की तरफ है ना। यही चीज तो यहां गया, यही चीज फिर बनाए तो इधर इधर। हर केस में φ2 से जो करंट I1 का जो करंट है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, है ना। तो अगर हम ये कहें कि F1 इज ड्यू टू I1 एंड φ2, I1 और φ2 के कारण अगर F1 है, दैट इज F1 इज प्रोपोर्शनल टू I1, क्योंकि करंट इंटू टॉर्क क्या होता है? φ इंटू I, है ना। तो F1 इज प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू φ2, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा? देख लीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लक्स आपका नीचे है, करंट अंदर है, तो करंट अंदर है ना, क्योंकि ये I1 जहां भी आप बनाएंगे तो वो अंदर की तरफ ही जाएगा। तो फ्लक्स नीचे, ठीक है, फ्लक्स नीचे, करंट अंदर, तो फोर्स इधर, ठीक है। यानी कि F1 जो होगा, F1 जो होगा, हम यहां बना देते हैं, F1 का डायरेक्शन इधर होगा, F1, क्योंकि फील्ड नीचे, करंट अंदर, तो फोर्स इधर, ठीक है, इस तरह। सिमिलरली अगर हम F2 को देखें, विच इज प्रोपोर्शनल टू, F2 इज प्रोपोर्शनल टू I2 इंटू φ1। I2 और φ1 के इंटरेक्शन से F2 है, तो F2 का अगर हम डायरेक्शन देखें तो देखिए φ1 इधर। अच्छा, I2 जो है, आप देख लीजिए, I2 जो φ1 से जो लिंक कर रहा है, I2 वो बाहर निकल रहा है ना। आप देखिए ऐसे है ना, तो ये बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया ये φ1, और ये जो आपकी उंगली है ये हो गया I2। ये φ1 है, ये I2 है, तो F2 किधर है? इधर, यानी F2 का डायरेक्शन किधर है? इधर है, F2। तो F1 और F2 भी क्या है? F1 और F2 का भी डायरेक्शन अपोजिट है, बट दीज आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। φ1 कोई अलग सोर्स है, φ2 कोई अलग सोर्स है, तो ये दोनों भी अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है। इसलिए कुछ रिजल्टेंट फोर्स लग सकता है, कुछ रिजल्टेंट फोर्स लग सकता है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है।
तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, दोनों में से जो बड़ा होगा उस हिसाब से उस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये आपको जो कंसेप्ट हम समझाए इंडक्शन रिलेज का, वो यही कंसेप्ट है कि रिजल्टेंट फोर्स, अभी हम इसको और डिराइव भी करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फ्लक्स का करंट के साथ इंटरेक्शन से कैसे लगता है। ठीक है, अब हम लोग ये डिराइव करेंगे एक फॉर्मूला, है ना, कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, वी आर सीइंग फ्रॉम हियर, बट हाउ मच, और उसका फॉर्मूला क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम अभी देखते हैं। फिलहाल आपको एक चीज हम बताना चाहें कि I1 जो करंट है, I1 इज प्रोपोर्शनल टू E1, I1 E1 के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना, एंड E1 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E1 इज प्रोपोर्शनल, और E1 जो है, E1 तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, n ओमेगा फाई m sin ओमेगा t, है ना, तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू where, but okay, E1 is proportional to d phi by dt। E1 हम यहाँ पे निकाले हैं, तो E1 is proportional to d phi। एक काम करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, उसका अच्छा से यहाँ पर डिराइवेशन करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए I1 is proportional to, ध्यान रखिए हम लोग प्रोपोर्शनल कर रहे हैं ना, इक्वल टू नहीं कर रहे हैं, तो I1 is proportional to E1 and E1 is proportional to d phi 1 by dt। इक्वल टू में माइनस n आता है, बट हम लोग प्रोपोर्शनल लेके चल रहे हैं, तो E1 is proportional to d phi 1 by dt, और d phi 1 by dt क्या हो जाएगा, phi 1 क्या हो जाएगा, phi 1 हो जाएगा आपको phi 1 m sin ओमेगा t, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, phi 1 m ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, और ये I1 प्रोपोर्शनल टू इतना, अब ये ओमेगा भी तो कांस्टेंट है, phi 1 m भी कांस्टेंट है, बट इसको रखते हैं, ओमेगा एक कांस्टेंट है 2 पाई f फ्रीक्वेंसी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हमारा है लगभग कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में phi 1 m cos ओमेगा t लेते हैं। I1 इज प्रोपोर्शनल टू phi 1 m cos ओमेगा t। phi 1 m इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये लास्ट एक्सप्रेशन में दिखाना होगा कि फोर्स जो है वो फ्लक्स के मैक्सिमम वैल्यू के भी प्रोपोर्शनल है, तो I1 is proportional to phi 1 m cos ओमेगा t। नीचे आए, I2 is proportional to E2 proportional to d phi 2 by dt proportional to phi 2 क्या हो जाएगा, phi 2 m ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा, तो यहाँ पर फिर से I2 क्या हो जाएगा, phi 2 m cos ओमेगा t प्लस थीटा। फोर्स 1, जो पहला फोर्स लग रहा है phi 2 और I1 के इंटरेक्शन से, उसको लिख सकते हैं F1 प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू phi 2। अब I1 क्या है, phi 1 m cos ओमेगा t इंटू phi 2 क्या है, phi 2 m sin ओमेगा t प्लस थीटा, इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो F1 आ जाएगा phi 1 m phi 2 m sin ओमेगा t प्लस थीटा cos ओमेगा t। सिमिलरली F2 अगर निकालें, जो कि आपको है किसके किसके बीच का, I2 और phi 1 के बीच का टॉर्क फोर्स, तो F2 प्रोपोर्शनल टू I2 phi 1, I2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे phi 2 m cos ओमेगा t प्लस थीटा, और phi 1 का पुट करेंगे phi 1 m sin ओमेगा t, तो उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, phi 1 m इंटू phi 2 m sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t प्लस थीटा। अब चूंकि इन दोनों ही फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो हम लोग करते हैं रिजल्टेंट फोर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों में से जो बड़ा होगा, है ना, उस तरफ डिस्क मूव कर जाएगा। तो अभी हम मान के चल रहे हैं F1 माइनस F2 लेके चल रहे हैं, मतलब हम ये मान रहे हैं कि F1 जो फोर्स है, जो कि phi 2 और I1 के कॉम्बिनेशन से आया है, ये बड़ा है F2 से। अगर हमारा रिजल्ट गलत होगा तो फाइनल आंसर में हमको निगेटिव आ जाएगा, नहीं तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स F1 माइनस F2 करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 माइनस F2, तो F1 माइनस F2 और करें तो आप देख सकते हैं phi 1 m phi 2 m दोनों में रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 माइनस F2 इज प्रोपोर्शनल टू, ये कितना के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देखिए phi 1 m phi 2 m कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा sin ओमेगा t प्लस थीटा cos ओमेगा t माइनस
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, करेक्ट, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहां लगाना पड़ेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी। तो देयरफॉर अगर हम यहां पे लिखें f1 माइनस f2 इज प्रोपोर्शनल टू, अगर हम साइन ए माइनस बी, तो ए में है ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा टी, तो कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू phi1m phi2m साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, है ना, ठीक है। f1 माइनस f2 इज प्रोपोर्शनल टू phi1m phi2m साइन थीटा। तो इंडक्शन टाइप रिले जो होते हैं उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से और साइन थीटा। थीटा क्या है, दोनों फ्लक्स के बीच का जो एंगल है उनमें वो है थीटा। तो वही मैंने कहा कि ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 होगा। तो दोनों फ्लक्स के बीच का जो फेज एंगल है वो जितना क्लोज टू 90 होगा उतना ही ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी। और F1 माइनस F2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब F1 बड़ा है F2 छोटा है। और जो डिस्क है वो किस तरफ मूव कर जाएगा, ये इस तरफ मूव कर जाएगा, है ना। F1 इसको इस तरफ घुमाना चाह रहा है, दिस वे, क्लॉकवाइज, हाँ, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। तो यहाँ से कई सारे ऑब्जर्वेशंस जो निकल रहे हैं उसमें से एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के मैग्नीट्यूड से और साइन ऑफ एंगल इससे। दूसरा, चूंकि एक्सप्रेशन टाइम का इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर कहीं भी टाइम है नहीं है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये क्या है, कांस्टेंट है, इट डजंट वेरीज विथ टाइम, कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा, एक और इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि देखिए phi2 जो फ्लक्स था ये लीडिंग था phi1 से, क्योंकि phi2 था phi2m sin ओमेगा टी प्लस थीटा और ये था sin ओमेगा टी, ये लीडिंग है ये लैगिंग है। और जो आपका डिस्क जो मूव कर रहा है वो लीडिंग से लैगिंग की तरफ मूव कर रहा है। डिस्क कैसे मूव कर रहा है, लीडिंग से लैगिंग की तरफ, F1 दिस वे, यानी कि दिस फोर्स इज फ्रॉम लीडिंग फ्लक्स टू लैगिंग फ्लक्स। इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, फ्रॉम लीडिंग फ्लक्स टू लैगिंग फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो है कुछ आपको जो यहां से ऑब्जर्वेशन जो आपको निकल के आ रहा है, ठीक है, ओके। तो जितना ज्यादा एंगल थीटा होगा 90 डिग्री के क्लोज, उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, फोर्स ज्यादा मिलेगा, ठीक। तो ये एक आपको मैंने बेसिक बताया इंडक्शन डिस्क टाइप रिले का। अब इसके 3 टाइप हैं, शेडेड पोल टाइप, वाट-ओवर टाइप, इंडक्शन कप टाइप। तो हम लोग पढ़ेंगे शेडेड पोल टाइप इंडक्शन रिलेज, ठीक है। अब आते हैं बेसिकली उस रिले पर जो हम लोग यूज करते हैं पावर सिस्टम में, प्रिंसिपल यही है। अब उसमें हम लोग देखेंगे मेन हमारा काम क्या है। मेन हमारा काम है कि डिस्क को 2 फ्लक्स प्रोवाइड करना जो कि कुछ एंगल डिस्प्लेस्ड हो, बस। अगर डिस्क पे 2 फ्लक्स अप्लाई हो गया जिनके बीच में कुछ एंगल है तो डिस्क विल मूव। तो अब हम लोग देखेंगे शेडेड पोल में ये काम कैसे करते हैं, 2 फेज डिस्प्लेस्ड फ्लक्स कैसे अप्लाई करते हैं शेडेड पोल टाइप इंडक्शन रिले में। ये शेडेड पोल टाइप इंडक्शन डिस्क रिले का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसमें देखिए एक कोर है, जैसे ट्रांसफार्मर में कोर होता है वैसा ही है, बट यहां पर एक कट है बीच में, ठीक है। तो इसका एक ये है यहां तक और दूसरा यहां तक है, और दूसरी बात ये पीछे कट है ना, दिस इज 3 डायमेंशन, पीछे तक है, ठीक है। कोर है ट्रांसफार्मर के ही जैसा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जैसा, और इसके बीच में ये यहाँ के बीच में यहाँ पर क्या एयर गैप है, एयर गैप में ये डिस्क रखा हुआ है। जिस डिस्क का हम लोग देखे ना कमाल, वही डिस्क यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, ठीक है। और इस कोर पे ये वाइंडिंग की हुई है, इसको कहते हैं, दिख नहीं रहा होगा तो, एक्चुएटिंग क्वांटिटी फ्रॉम सीटी सेकेंडरी, ठीक है। सीटी के सेकेंडरी से जो करंट आएगा वो इसी वाइंडिंग में जाएगा, ठीक है। ये जो वाइंडिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं,
तो सीटी की ये जो दोनों पॉइंट है सीटी के सेकेंडरी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पहले समझ लेते हैं। फिर ये दोनों जो एयर गैप है उसके बीच में ये मेटल डिस्क लगा हुआ है, और मेटल डिस्क को मूव करने के लिए स्पिंडल के साथ, जैसा हम लोग पढ़े थे पीएमएमसी एमआई सब में, है ना, ये डिस्क है और ये आपका स्पिंडल है, और ऊपर में आपका जाना पहचाना जेवल बियरिंग है। तो इसमें ये घूमेगा, ठीक है, घूमेगा जब इस पे फोर्स लगेगा तब। और इस पे फोर्स कब लगेगा? जब इस पे दो डिफरेंट टाइप का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तब। जब दो डिफरेंट टाइप का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा विच आर फेज डिस्प्लेस्ड, तब जाकर के इस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, ये घूमेगा। उसके बाद क्या होता है कि आप देखिए इसकी स्पिंडल से, जैसे उसमें निडल होता था, निडल, वैसे इसके स्पिंडल मेजरमेंट में निडल होता था, यहाँ पर स्पिंडल से कनेक्टेड ये एक कॉन्टेक्ट है, ये भी एक कॉपर या एल्युमिनियम का ये एक कॉन्टेक्ट। ये डिस्क तो एल्युमिनियम का होता है टू कीप इट लाइट। तो ये जो है ये कॉन्टेक्टर टाइप का है। होता क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट होता है जो कि बैटरी से कनेक्शन होता है, और दूसरा पॉइंट होता है जो कि ब्रेकर को जाता है। तो जब ये रिले ऑपरेट होगा, जब ये डिस्क मूव करेगा, तो ये जो कॉन्टेक्टर है, ये आपको चूंकि 3 डायमेंशनल नहीं दिखा सकते हैं, बट आप समझ सकते हैं कि ये जो है ना इस तरह से मूव करेगा, और मूव करके इन दोनों कॉन्टेक्ट को कनेक्ट कर देगा। नॉर्मल कंडीशन में जब रिले आपका इधर होगा तब तो ये दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में कोई एयर गैप है बस, तो करंट नहीं फ्लो कर सकता है। लेकिन जब रिले ऑपरेट होगा, मेटल डिस्क जब रोटेट करेगा, तो ये जो आप रेड वाला कॉन्टेक्ट देख रहे हैं, ये इन दोनों को शॉर्ट कर देगा, और इन दोनों को शॉर्ट करके बैटरी से सप्लाई ब्रेकर को चला जाएगा, ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आप एक ब्रेक मैग्नेट देख रहे हैं। ब्रेक मैग्नेट क्या होता है? इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, बहुत ज्यादा ये स्पीड ना चले, मतलब धीरे, मतलब इट विल स्पीड तो घूमेगा ही, बट बहुत फास्ट ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेक मैग्नेट लगाते हैं। ये कैसे काम करता है देखेंगे। इधर एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है, ताकि जब ऑपरेटिंग क्वांटिटी खत्म हो जाए तो ये स्प्रिंग इसको बैक, कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, हम लोग पढ़े थे, तो ये स्प्रिंग बैक उसको नॉर्मल पोजीशन में ले आए। उसके लिए ये स्प्रिंग रखा हुआ है फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क, और ये जो ब्रेक मैग्नेट है, यू कैन से इट दैट दिस इज फॉर डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग बहुत सिंपल। जब तक एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो आपने सेट किया है वो वैल्यू, या जब तक हाई वैल्यू नहीं आती है, तब तक इधर यहां पर भी दो फोर्स है। एक फोर्स है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, एक फोर्स है कंट्रोलिंग फोर्स। जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है वो इसको डिफ्लेक्ट करना चाहेगा, जो कंट्रोलिंग फोर्स है स्प्रिंग का वो उसको रोके रहना चाहेगा। तो आप जो वैल्यू सेट करते हैं, है ना, वैल्यू सेट करके आप क्या करते हैं कि स्प्रिंग के फोर्स को कम करते हैं, है ना। ठीक है, मान लीजिए आप अगर सेट करना चाह रहे हैं कि 5 एम्पेयर का रिले है, तो आप मान लीजिए सेट करना चाह रहे हैं 4 पे। ठीक है, तो 4 पे सेट करना चाह रहे हैं, तो आप जब सेटिंग करते हैं तो क्या होता है कि आप स्प्रिंग को स्टिफ करते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 4 एम्पेयर फ्लो करेगा, उस समय जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो कंट्रोलिंग टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी स्प्रिंग को ना करके यहाँ टर्न्स को भी करते हैं। कितने टर्न्स आप दे रहे हैं, ज्यादा टर्न्स देंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा, तो डिफ्लेक्ट करेगा। एक्चुअली में स्प्रिंग नहीं करके टर्न्स को करते हैं। जब आप 4 एम्पेयर पे सेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप ज्यादा टर्न सर्किट में, एक्चुअली में यहाँ पे कई सारे टैपिंग्स भी निकले हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैपिंग्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो आप अगर 4 पे सेट कर रहे हैं, तो आप सपोज आप इसके और इसके बीच में कनेक्शन कर रहे हैं, तो इतना टर्न्स आप ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब आप 5 पे सेट करना चाह रहे हैं, तो सपोज आप ये और ये नीचे वाला ले रहे हैं, तो पूरा टर्न्स ले रहे हैं, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। 2 पे करना है तो इसको और इसको ले रहे हैं, तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग करंट सेटिंग करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग टर्न्स को सेलेक्ट करते हैं, ताकि, और ये मूव तभी करेगा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस कंट्रोलिंग टॉर्क से ज्यादा होगा। तो सपोज आपने एक सेटिंग किया और करंट आपने सेटिंग किया सपोज 4 एम्पेयर के लिए, करंट की वैल्यू 5 एम्पेयर आ गई। ठीक है ना, तो क्या होगा कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स विल बी हायर देन कंट्रोलिंग फोर्स। तो इतना यहां पे फ्लक्स बनेगा कि ये मेटल डिस्क मूव करेगा। फ्लक्स बनेगा ही नहीं, फ्लक्स, 2 फ्लक्स इस पे आएगा फेज डिस्प्लेस।
तो ये मेटल डिस्क मूव करेगा, मेटल डिस्क मूव करके इन दोनों कॉन्टेक्ट्स को क्लोज करेगा और रिले ऑपरेट करेगा। अब हमें ये देखना है कि आखिर इसमें दो डिफरेंट फ्लक्स कैसे बनता है। ठीक है, लेट्स सी। देखिए होता क्या है कि यहां पर जो कोर का कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली जो हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े थे, या ट्रांसफार्मर को अगर काटे भी हम बीच से तो कुछ इस तरह का, अगर हम बीच से काटे तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। लेकिन शेडेड पोल के केस में क्या करते हैं, आप समझ रहे नहीं, ये पीछे तक है पूरा, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये भी पीछे तक है। तो शेडेड पोल में क्या करते हैं कि इसमें एक और कट करते हैं यहां पे बीच में, ये दो पार्ट अलग अलग करते हैं, ठीक है, ये अलग अलग करते हैं। इसका कितना डेप्थ होगा, क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन रेटिंग ऑफ शेडिंग मशीन। तो वो ये नहीं आपको, तो ये इसमें यहां पर एक बीच से एक कट करके आयरन निकाल लेते हैं, यहां पर भी कट करके आयरन निकाल लेते हैं। और ये जो कंप्लीट एक बन गया पीछे तक जो बन गया, उसमें क्या करते हैं, जैसे आप यहां पे देखिए, सिंगल टर्न कॉपर, मोटा कॉपर सिंगल टर्न लगाते हैं। जैसे आप यहां पे रेड वाला देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि पीछे तक कंप्लीटली जितना इसका लेंथ है उतने लेंथ तक एक सिंगल टर्न कॉपर यहां पे लपेटा गया है। इसमें इधर, तो इसमें इस तरफ, है ना, इसमें इस तरफ लपेटा, इसमें इस तरफ लपेटा, ठीक है। इसको कहते हैं शेडिंग बैंड या शेडिंग रिंग, शेडिंग बैंड या शेडिंग रिंग, इसी के नाम पर शेडिंग कॉइल बनता है, ठीक है। तो ये एक पिक्यूलियर कंस्ट्रक्शन होता है जो कि आपको, मतलब विशिष्ट टाइप का, जो कि आपको यहाँ पे डबल फ्लक्स फेज डिस्प्लेस्ड भेजने में मदद करता है। कंस्ट्रक्शन समझ में आया। यहाँ पे बीच में यहाँ पे कट करके एक टर्न कॉपर यहाँ लगा दिए और यहाँ नीचे एक टर्न कॉपर यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे शेडिंग कॉइल की मदद से हम दो फ्लक्स फेज डिस्प्लेस्ड इसमें डाल पाएंगे। देखिए जो मेन फ्लक्स है, जैसे ही आपका जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी से जैसे ही करंट आएगा, यहां से जैसे ही कोई करंट आएगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। सपोज दैट, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मान लीजिए वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का है, फाई एम साइन ओमेगा टी। जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो है सपोज ये फाई, ठीक है। अब वो जो क्वांटिटी होगा, जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो दो पार्ट में बटेगा, एक इधर से जाएगा, है ना, अगर दो फील्ड है तो सपोज एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, इस तरह से, ठीक है, वो अलग बात है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुएटिंग क्वांटिटी से बन रहा है वो है फाई, ठीक है। अब ये फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, नो डाउट, एसी। ये फ्लक्स जब इस शेडिंग वाले पार्ट से पास करेगा, ठीक है, जब ये शेडिंग वाले पार्ट से पास करेगा तो ये जो कॉपर है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, तो यहां पर जो कॉपर आपने शेडिंग बैंड लगाया है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा विच विल लैग फ्रॉम दिस बाय सम एंगल। इसको हम करें ESC, शेडिंग कॉइल का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग फ्लक्स है तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, दोनों तरफ ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस होगा और चूंकि ये शेडिंग बैंड शॉर्टेड है तो एक करंट भी फ्लो करेगा और करंट इससे कुछ एंगल से लैग करेगा, क्योंकि इट विल हैव सम रेजिस्टेंस एज वेल एज सम इंडक्टेंस। सिंगल टर्न है फिर भी कुछ इंडक्टेंस होगा क्योंकि कॉपर का वायर है, तो इसका अपना कुछ करंट भी होगा, ISC, करेक्ट ना। और ISC जब इसका कुछ करंट है, ठीक है, जब इस शेडिंग बैंड से एक करंट पास कर रहा है तो शेडिंग बैंड चूंकि शॉर्टेड है तो उस करंट पास कर रहा है, शॉर्टेड इसलिए करंट पास कर रहा है, तो जब करंट पास कर रहा है तो उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा अपना। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ये सप्लाई वाला था, लेकिन इसका अपना भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपको ट्रांसफार्मर अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो आपको याद होगा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उससे प्राइमरी के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पास करता है, उसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होता है। अगर वो शॉर्टेड है तो एक करंट फ्लो होता है
और उसके कारण उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि मेन फील्ड को अपोज करता है, याद है, और उसको कंपेंसेट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करता है, दैट इज। उसी तरह से यहां पर जो मेन फ्लक्स है उसके कारण इस कॉपर में एक एमएफ इंड्यूस हुआ, शेडिंग बैंड में एक करंट फ्लो किया और वो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जो कि इस मेन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसको हम लोग इसके फेज में ले सकते हैं क्योंकि फ्लक्स और करंट फेज में होता है, फाई एस सी, ठीक है। यानी कि मेरा ये कहना है कि इस शेडिंग पार्ट जो है इससे रिजल्टेंट कितना फ्लक्स फ्लो करेगा ये समझना है, ठीक है ना। क्योंकि फाई जो है, फाई तो इसमें ऊपर से नीचे है और इसका अपना जो फ्लक्स है जो कि इसमें अपना जो इंड्यूस हुआ वो होगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो रिजल्टेंट फ्लक्स ऑब्वियसली, रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो, अब यहां पे देखिए फाई इधर है तो फाई एस सी दोनों का फेज डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है, तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा जो कि शेडिंग कॉइल से पास करेगा वो होगा इन दोनों का वेक्टर सम, दिस विल बी फाई एस सी रिजल्टेंट, ठीक है। फाई एस सी यानी कि इस शेडिंग बैंड से, इधर से भी और इधर से भी, शेडिंग बैंड से जो फ्लक्स पास करेगा वो होगा फाई एस सी आर ई एस, फाई एस सी रिजल्टेंट, ठीक है। बात समझ आ गई। मेरा क्या कहना है कि जब इससे एक फ्लक्स पास करेगा उसके कारण इस शेडिंग बैंड में एक एमएफ इंड्यूस होगा, एक करंट फ्लो करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका वो मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी है इसका और एक सप्लाई के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, फेजर सम जो भी कहिए, वो कुछ इस तरफ होगा, फाई एस सी रिजल्टेंट, ठीक। तो यानी कि इससे एक फ्लक्स पास कर रहा है फाई एस सी रिजल्टेंट और इधर से ये शेडेड पोर्शन से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो है फाई एस सी रिजल्टेंट। अब इधर से कितना फ्लक्स पास करेगा, इधर से चाहे जो भी फ्लक्स पास करे, समझिएगा, उन दोनों का जो वेक्टर सम होना चाहिए वो फाई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो फ्लक्स है वो फाई है, दिस इज फाई, और यहां से जो गया, इस शेडिंग रिंग से जो गया वो हो गया फाई एस सी रिजल्टेंट। तो यहां से कुछ ऐसा फ्लक्स होना चाहिए जो कि ऐसा हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट, अनशेडेड पोर्शन से जो है, अनशेडेड पोर्शन से जो फ्लक्स है वो, और शेडेड पोर्शन से जो है वो, उन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, फाई के बराबर होना चाहिए। समझ रही बात, क्योंकि फाई ही है ना। तो शेडेड पोर्शन से तो फाई एस सी रिजल्टेंट है, तो अनशेडेड पोर्शन से ऐसा करंट फ्लो होगा ताकि इन दोनों का वेक्टर सम फाई के बराबर हो। तो अब देखिए फाई एस सी रिजल्टेंट यहां है, तो निश्चित तौर पे जो, अब फाई एस सी रिजल्टेंट यहां है, अब एक जो अनशेडेड पोर्शन से जो होगा, ठीक है, अनशेडेड पोर्शन जो कि सिटी के इसके कारण है, तो अनशेडेड पोर्शन से जो होगा फ्लक्स वो निश्चित तौर पे कुछ इस तरफ होगा, ठीक है, ताकि निश्चित तौर पे कुछ इस तरफ होगा ताकि उन दोनों का जो रिजल्टेंट हो, किसका किसका, इसका और इसका, ठीक है, इन मतलब ये इधर है, ठीक है, तो अगर हम रिजल्टेंट देखें तो कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा, ये कुछ इस तरह से है ना, ताकि ये जो फ्लक्स है, सॉरी, देखिए, तो ये जो फाई एस सी रिजल्टेंट है वो है शेडिंग कॉइल के कारण, और अनशेडेड पोर्शन से जो होगा वो कुछ ये होगा, फाई यू एस अनशेडेड, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको रिजल्टेंट फाई होगा, ठीक है। अब इन दोनों के, अब देखिए, तो वही बात है कि डिस्क पे दो तरह का फ्लक्स आ गया ना, एक शेडिंग पोर्शन से आ रहा है ये, और दूसरा अनशेडेड पोर्शन से आ रहा है ये। तो दो फ्लक्स आया विच आर डिस्प्लेस्ड बाय सम एंगल, सपोज इट इज सम एंगल डेल्टा या थीटा, जो भी कहिए डेल्टा। अब ये एंगल
जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा, जो हमने डिराइव किया था लास्ट से, वो फोर्स लगेगा फाई अनशेडेड मैक्सिमम इंटू फाई एससी रिजल्टेंट मैक्सिमम साइन डेल्टा होगा। जो हमने डिराइव किया वैसा ही होगा। जनरली ये जो एंगल है 40 to 50 डिग्री आता है। अब इसमें एक टर्म और यूज करना होगा, क्योंकि यहां पर ये तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, लेकिन यहां पर एक कंट्रोलिंग फोर्स भी लग रहा है स्प्रिंग का, तो यहां पर एक लगाना पड़ेगा माइनस के, वेयर के इज कंट्रोलिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, कंट्रोलिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। तो ये फोर्स लगेगा इस पर, और अगर दिस फोर्स डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज ग्रेटर देन के, तो ये मूव करेगा और मूव करके कॉन्टैक्ट को क्लोज करेगा। अब इसमें ये ब्रेक मैग्नेट का भी काम समझ लीजिए। जो ब्रेक मैग्नेट है ये क्या होता है कि ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, नल चुंबक है ना, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नीचे डालेगा। जब ये कॉइल, जब ये मेटल डिस्क मूव करेगा, जब ये मूव करेगा, जब ये स्थिर है तब तो मैग्नेटिक फील्ड सीधे ऊपर से नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये मूव करेगा तो ये जो पार्ट है मेटल का, ये मूव कर रहा है एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि कंडक्टर मूव कर रहा है इसलिए इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जैसा हमने डीसी मशीन में देखा था, दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, लेकिन कंडक्टर मूव करता है इसलिए उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो जब ये मूव करेगा तो क्या होगा कि ये नॉर्थ साउथ से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा डिस्क में, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा एक करंट भी फ्लो कर जाएगा, सॉर्टेड है, और करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा जो कि अपने कॉज का अपोज करेगा। कॉज क्या है? इसका मूवमेंट। ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसीलिए तो ये करंट है। तो अगर आपका डिस्क अगर इस डायरेक्शन में मूव किया इन दिस वे, तो इस ब्रेक मैग्नेट के कारण यहां पर जो एडी करंट बनेगा वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में बनेगा ताकि इस पे एक फोर्स लगे इसके अपोजिट, है ना। समझ रहे बात? मतलब देयर इज, मतलब ये होता है कि जब इसमें मूव करता है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक करंट फ्लो होता है, और करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि उसका फ्लक्स और ये जो फ्लक्स है दोनों के बीच में कुछ ऐसा इंटरेक्शन होता है कि इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। किस पे? डिस्क पे, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा तो ये लगेगा, और इसका मेन काम है कि ये स्विफ्टली आराम से जाए, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज से जाए और कुछ ब्रेक वगैरह हो जाए, आराम से जाए, स्विफ्टली जाए। इसके लिए ये ब्रेक मैग्नेट लगा हुआ है जो कि उसको धीरे धीरे मूव कराएगा। और कंट्रोलिंग टॉर्क कि जब ये करंट हट जाए, फ्लक्स हट जाए, तो जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स कम हो जाए उससे, तो वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आए। बात समझ में आ गई? तो ये आपको जो शेडेड पोल टाइप का पूरा है। इसमें एक और बात हम आपको ये बताना चाहेंगे, आप खुद सोच के बताइए कि इसका करंट और टाइम का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस की डिफिनिट की इनवर्स कैसा होगा। देखिए, जितना ज्यादा करंट होगा, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, तो उतना कम टाइम लगेगा, उतना कम टाइम लगेगा, है ना। स्वाभाविक सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना कम टाइम लगेगा। तो ये जो है दिस रिले इज हैविंग इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक। इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक जो पिकअप वैल्यू है, इस पिकअप वैल्यू से जैसे ही करंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना कम टाइम लगेगा, ठीक है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना कम टाइम लगेगा। एक और चीज आपको बताएं, यहां पे क्या होता है, मैंने आपको जेवल बेरिंग दिखा दिया यहां पर, बट यहां पर एक टाइम डायलर होता है, वो भी इसी तरह का होता है, बियरिंग लगा होता है उसमें, लेकिन एक टाइम डायलर होता है, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने जो आपको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे टाइम सेटिंग, तो आपको कहे थे कि डायलर होता है जिसको हम लोग घसकाते हैं, है ना। तो एक्चुअली में हम इसी को घसकाते हैं, और इसको घसकाने में क्या होता है आप समझिए कि जब हम टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, टाइम ऑफ ऑपरेशन जब हम बढ़ाना चाहते हैं, तो जब हम इसको घसकाते हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये स्पिंडल इन कांटेक्ट से दूर होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये
दोनों दो कांटेक्ट यहाँ है, इनको टच करना है। अब अगर हम इसको घसकाएंगे, इसको अगर हम और दूर करेंगे, इसको अगर हम ज्यादा दूर करेंगे, यहाँ पे अगर रखेंगे, है ना, तो जब फोर्स लगेगा तो इसको जाकर के इनको टच करने में ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं। और अगर हम इसको घसकाएं इस तरह से कि ये क्लोज हो इन दोनों का, तो खट से हो जाएगा। तो टाइमिंग को बढ़ाने के लिए क्या होता है, इसके ऊपर में जो टाइम डायलर जो मैंने कहा था कि घसकाने से बढ़ेगा, तो जब उसको घसकाते हैं तो ये दूर होता है। अगर आपको टाइम बढ़ाना है, जब आप घसकाएंगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये इन दोनों कॉन्टैक्ट से दूर होगा। जितना दूर होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा कॉन्टैक्ट बनाने में, ठीक है। और जितना नजदीक होगा उतना कम टाइम लगेगा। तो टाइम सेटिंग जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, स्पिंडल को इन कॉन्टैक्ट से दूर करते हैं ताकि क्या हो, टाइम ज्यादा लगे, और जब क्लोज करते हैं तो कम टाइम लगे। तो ये इसका बेसिक आपको शेडेड पोल का कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो हो गया, कैरेक्टरिस्टिक आपने देख लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट शेडेड पोल टाइप इंडक्शन डिस्क रिले, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिले खत्म हो गया। अगली बार जब हम लोग स्विच गियर में आएंगे तो शायद डायरेक्शनल रिले हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।